गुड इवनिंग ज्योति। अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। है मैम। अच्छा अच्छा देखो, हम लोग लास्ट क्लास में प्रेफरेंस शेयर स्टार्ट किए थे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो इसमें इशू का भी एमसीक्यूज हो सकता है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है, तो ये मैंने बोला था ये लिखवाया हुआ है, तो एक बार आज पूरा ये जो लिखा हुआ है इसको समझा देते हैं। तुम लोग को भी कॉपी में मिला होगा क्योंकि मैंने ये लिखवाया था, तो एक बार समझा देते हैं। देखो, अगर नहीं मिला है तो ये वाला स्लाइड जो है ये शेयर कर देंगे, तो लिख सकते हो। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में देखो, हम लोगों ने देखा कि रिडम्पशन का मतलब होता है कैपिटल का रीपेमेंट करना। ठीक है, और यहाँ पर क्या है देखो, रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू द रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल टेन्योर विद द कंपनी। कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाएगा तब उनका कैपिटल को रीपे कर देना पड़ता है। इसी को बोलते हैं रिडम्पशन अकाउंट्स के लैंग्वेज में। और ये टाइम भी हम लोगों ने लास्ट दिन एक बार मैंने यहाँ से रीड किया भी था। 20 ईयर्स मैक्सिमम रिडेम्पशन टाइम मिलेगा नॉर्मल कंपनी के लिए, 30 ईयर्स इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी के लिए। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अभी कंपनी इशू नहीं कर सकती है। गुड इवनिंग नंदिनी। गुड इवनिंग मैम। और देखो, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हम लोगों ने देखा कितने तरह का प्रेफरेंस शेयर है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव मतलब जहां पर डिविडेंड क्यूमुलेट हो सकता है, मतलब अगर डिविडेंड नहीं पे कर पाए किसी ईयर का तो वो बाद में क्या हो जाएगा, एड ऑन हो सकता है। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जो नहीं दिया वो भूल जाओ, कंपनी जो नहीं दे पाई उसे भूल जाओ। तो कंपनी प्रेफर करती है कि हमें नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू करने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब था कि एक्स्ट्रा शेयर अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड, डिविडेंड के अलावा भी अगर प्रॉफिट में कोई पार्टिसिपेशन कर सकता है, ऐसा कोई रूल्स है तो उसे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। और सिर्फ डिविडेंड का पार्ट ही मिलेगा और कुछ नहीं, तो इसे नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलेंगे। ठीक है, कन्वर्टेबल मतलब वो कन्वर्ट हो सकता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर्स में। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो इक्विटी शेयर, सॉरी, जो प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है, सिर्फ रिडीम ही होगा। रिडेम्पशन डायरेक्टली होगा, कन्वर्शन के थ्रू से नहीं होगा, उसे नॉन कन्वर्टेबल बोलते हैं। कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ओनली, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही कंपनी इशू कर सकती है। कंपनी कैन ओनली रिडीम फुल्ली पेड अप। ये देखो, ये सब पॉइंट मैंडेटरी होता है। फुल्ली पेड अप, अगर कोई शेयर्स नहीं होता है तो उसका रीपेमेंट नहीं होता है, चाहे वो इक्विटी देख लो चाहे वो प्रेफरेंस। इक्विटी के लिए लैंग्वेज बायबैक होता है। पार्टली पेड शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड, सच शेयर्स बी फर्स्ट मेड फुल्ली पेड अप टू रिडीम देम। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस तरह के शेयर्स अगर पार्टली पेड शेयर्स है और हम लोग रिडीम करना चाहते हैं तो हम लोग को पहले उसे फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इफ शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे द कॉल मनी फॉरफिट हिज शेयर्स, तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर फॉरफिट होता है। तुम लोग एमसीक्यू में देखे होगे, डिवेंचर जो है वो कभी फॉरफिट नहीं होता है, फॉरफिट शेयर्स होता है। इक्विटी भी होता है, प्रेफरेंस भी होता है। तो अगर शेयर होल्डर पे नहीं कर पा रहा है जो भी कॉल मनी वगैरह है, तो फॉरफिट हो सकता है उनका शेयर डायरेक्टली, या फिर डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट ट्रांसफर बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, फॉरफिट होने के बाद जो अमाउंट बचता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑल अदर फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी रिडीम। और बाकी जितने भी फुल्ली पेड अप शेयर्स है वो रिडीम कर सकते हैं। मतलब सीधा सा बात है, अगर कोई पार्टली पेड शेयर है उसे फॉरफिट कर सकते हैं, फिर उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर फुल्ली पेड अप शेयर्स है तो उसे रिडीम कर सकते हैं उसके टाइम पीरियड के हिसाब से। रिडेम्पशन पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। अगर पार पे हुआ तो इसका मतलब 100 लिया था, 100 ही हम लोगों ने रिटर्न बैक किया। दैट इज इफ शेयर्स इशूड एट 100 एंड रिडीम एट 100। और प्रीमियम का मतलब अगर शेयर्स इशू हुआ है 100 और उस पे उससे ज्यादा रिटर्न दिया जा रहा है, जैसे कि
मोर देन 100 लिखा है, 110 हो सकता है, 101, 102, जो भी मोर देन 100 अगर होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा। अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा तो हमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल जो है, मतलब 100 के साथ साथ प्रीमियम अमाउंट भी देना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा जो अमाउंट हम लोगों ने पे करने का बात किया था। और ये पहले ही इशू डेट पे ही तय हो जाता है कि किस तरह से रिडेम्पशन होगा, क्योंकि पूरा स्कीम पढ़ के ही ना लोग इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, और कितने तरह से रिडेम्पशन होता है ये भी लास्ट दिन बताया, फ्रेश इशू करके, कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब क्या लिखा है देखो, रिडेम्पशन बाय क्रिएशन ऑफ सीआरआर। अगर हम लोग सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं रिडेम्पशन के लिए, यानी हम लोग अगर क्या कर रहे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं, यानी उसको सीआरआर बना रहे हैं, उसको कैपिटलाइज्ड बना रहे हैं, ठीक है, कैपिटल में कन्वर्ट करें, इसीलिए सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये फ्री रिजर्व से हो सकता है। फ्री रिजर्व का मतलब जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, इस तरह के रिजर्व जिसको हम लोग डिविडेंड बांटने के लिए यूज कर सकते हैं, उसे बोला जाता है फ्री रिजर्व, ठीक है। इन दिस मेथड सीआरआर विल बी क्रेडिटेड टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन। तो सीआरआर का वैल्यू क्या होगा, मतलब सीआरआर क्रिएट करना है, ये सारे फ्री रिजर्व से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बट कितना अमाउंट ऑफ सीआरआर क्रिएट होगा, जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन होगा, जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है उसका नॉमिनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए सीआरआर का वैल्यू। जैसे कि अगर कोई प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का है, जो कि रिडीम हो रहा है 110 पे, यानी पार पे इशू हुआ था, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो सीआरआर बनेगा तो 100 का ही बनेगा, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू ही बनना चाहिए, उसमें प्रीमियम नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अगर प्रीमियम देना पड़ रहा है प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए, will be writing off by securities premium, but if securities premium is not sufficient then use free reserve। मतलब जब हम लोग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कर रहे हैं तो हम लोग पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को देखेंगे, अगर है तो उसका यूज करेंगे, अगर वो सफिशियंट नहीं होता है देन हम लोग फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, प्रेफरेंस शेयर, मान लो प्रेफरेंस शेयर का हमें पेमेंट करना पड़ेगा 15 टूवर्ड्स कैपिटल 10 टूवर्ड्स प्रीमियम 5, तो सीआरआर कितना बनेगा, जितना नॉमिनल वैल्यू, यानी 10 रुपीज का सीआरआर बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, हम लोग 10 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हैं, मतलब वापस कर रहे हैं, और प्रीमियम के साथ कर रहे हैं, तो प्रीमियम हमारा लॉस है, इसीलिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 5 रुपीज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया ड्यू एंट्री, ये सबका एमसीक्यू अभी मिलेगा हमें, ठीक है। ये हो गया ड्यू एंट्री, हम लोगों ने एंट्री ड्यू किया कैसे पता चला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोगों ने दिखाया यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, जैसे हम लोग क्रेडिटर का ड्यू एंट्री करते हैं ना, कि क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम पता है तो नाम लिख देते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर तो बहुत सारे होंगे एक कंपनी के, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम लिखना आसान नहीं होता, इसीलिए इसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल के हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्यू एंट्री हो गया, ये हमारा 15 रुपीज देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम का पैसा रिडीम करेंगे। प्रीमियम के लिए अगर हमारे पास मान लो जनरलिज्म में 2 रुपीज है, रिजर्व फंड में 8 रुपीज है। अच्छा, ये मैंने सीआरआर का एंट्री किया, अच्छा इधर होगा प्री, ये देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 4 रुपए था, ये मैंने एजम्पशन लिया था कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में 4 रुपए ही है, लेकिन हमें तो चाहिए 5 रुपया, तो 4 रुपया प्रीमियम से ले लेंगे, 1 रुपया जनरल रिजर्व से ले लेंगे अगर अवेलेबल है तो। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो हुआ था लॉस, उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सीआरआर क्रिएट करेंगे। सीआरआर कितना क्रिएट होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर रिडीम, यानी 10 रुपीज का होगा। और सीआरआर कहां से क्रिएट हो सकता है, फ्री रिजर्व से, ठीक है। ये देखो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इस तरह का मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन में रहेगा, बेसिकली फ्री रिजर्व से बनना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये जो ड्यू किए थे ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इनको पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला मैंने लास्ट दिन बताया था। अब देखो सीआरआर क्या बोल रहा है, सीआरआर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन कैन ओनली यूज फॉर वन पर्पस, दैट इज इशू ऑफ बोनस शेयर। तो जो सीआरआर बनता है, क्योंकि वो बेसिकली कैपिटल ही है, तो सिर्फ बोनस इशू के लिए इसे यूज कर सकते हैं और किसी पर्पस के लिए नहीं कर सकते। अब सीआरआर कैसे क्रिएट होगा उसका यहाँ पर रूल्स दिया हुआ है। इफ redemption is only from
फ्री रिजर्व, ठीक है, अगर फ्री रिजर्व से हम लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं देन अमाउंट ऑफ सीआरआर क्या होगा, अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम। अगर हम लोग सिर्फ प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने 3 मेथड देखा, फ्रेश इशू करके रिडीम कर सकते हैं, सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट का यूज करके कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो अगर सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं वहां पर अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व का यूज कर रहे हैं तो हम लोग का सीआरआर कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम, ठीक है, जितना शेयर्स रिडीम करना है उसका नॉमिनल वैल्यू के बराबर बनेगा। इग्नोर प्रीमियम अमाउंट एज इट इज राइट अप बाय यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल इज अ पीएल। तो हमें प्रीमियम में अगर हम लोग मतलब रिडीम कर भी रहे, जैसे ये वाला क्वेश्चन, अगर प्रीमियम में रिडीम कर भी रहे कि हमें 15 रुपीज का जरूरत है, फिर भी सीआरआर 10 का ही क्रिएट होगा, यानी कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम, ठीक है। अब रिडेम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू, अगर हम लोग फ्रेश इशू कर रहे हैं तो फ्रेश इशू दो तरह का कर सकते हैं, हम लोग इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हैं रिडेम्पशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं रिडेम्पशन के लिए। The company can redeem preference share by fresh issue of shares at par or at premium. par पे भी कंपनी फ्रेश इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। The company can also redeem shares by both methods together, that is partly by fresh issue, partly by free reserve। तो ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि दोनों मेथड को यूज करके भी कंपनी रिडेम्पशन कर सकती है। अब कैसे सीआरआर कैलकुलेट होगा, अगर हमारा जो रिडेम्पशन है वो कैसे हो रहा है, अगर हम लोग का रिडेम्पशन सिर्फ फ्रेश इशू करके हो रहा है तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन कितना है, फ्रेश इशू से हमें कितना मिल रहा है। तो बाकी जो नहीं अवेलेबल हो रहा है फ्रेश इशू से उतने अमाउंट का सीआरआर क्रिएट होगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड अगर हमें पूछ ले तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रेश इशू का नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन जो है, ठीक है, माइनस हो जाएगा अमाउंट ऑफ सीआरआर। जैसे अगर मान लो कि हम लोग थोड़ा सा फ्री रिजर्व यूज करें, मतलब बोथ मेथड को कंबाइनली कर रहे हैं, हम लोग फ्रेश इशू भी करेंगे फ्री रिजर्व को भी यूज करेंगे, तो हमें जितना रिडीम करना है उसका नॉमिनल वैल्यू पहले पता करेंगे। अगर हम लोगों ने मतलब फ्री रिजर्व का यूज किया है तो उतने का सीआरआर क्रिएट किया होगा, उस सीआरआर वैल्यू को हम लोग लेस कर देंगे, बाकी जो बचा उसके लिए हमें फ्रेश इशू करना है, तो बाकी अमाउंट डिवाइडेड बाय हमेशा होगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। अब फ्रेश इशू पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या लेंगे, फ्रेश इशू का नॉमिनल वैल्यू ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इशू प्राइस नहीं लेना है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने डिवेंचर का क्वेश्चन किया था कि एसेट परचेज किया डिवेंचर इशू करके, तो हम लोग कैसे निकाल रहे थे, वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब इशू प्राइस पार पे है तो पार लिख रहे थे, प्रीमियम पे है तो प्रीमियम लिख रहे थे, डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट लिख रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर फ्रेश इशू हमेशा डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू होना चाहिए, यानी पार और डिस्काउंट का इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर रिडेम्पशन का इसका प्रोसेस क्या हो गया, कितना अमाउंट ड्यू है, ठीक है। फिर अगर हमें फ्रेश इशू करना है फ्रेश इशू कर सकते हैं, अगर हमें फ्री रिजर्व का यूज करना है तो सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं, फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस हो गया। द कंपनी में सेल सर्टेन इन्वेस्टमेंट, कंपनी को अगर इसके बाद भी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह सेल करने का जरूरत हो कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट बेचना है पैसा जुगाड़ करने के लिए, तो कंपनी इन्वेस्टमेंट बेच सकती है, फिक्स्ड एसेट बेच सकती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन फॉर लिक्विडिटी पर्पस। लिक्विडिटी मतलब कैश चाहिए ना पेमेंट करने के लिए, तो इसी वजह से कंपनी क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट एसेट अगर कंपनी के पास है तो वो भी सेल कर सकती है, ठीक है। बस हमें इतना पता करना है हमारे एमसीक्यूज के लिए। अब देखते हैं हम लोग का एमसीक्यू इससे होगा कि नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट दिन 30 तक किया था, मुझे जितना याद आ रहा है, देख लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो हम लोगों ने 30 तक किया था, 31 से करना है। अच्छा, और एक पॉइंट भी मैंने बोला था, ये वाला भी मैंने तुम लोगों के साथ शायद शेयर किया था एक पेज, ये सेक्शन 52, ये हमें एमसीक्यूज में मिलेगा। सेक्शन 52 में क्या बोला गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है देखो, Section 52 of the Companies Act 2013 provides that the securities premium account may be applied by the company। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है उसमें
जो भी पैसा रहेगा उससे कंपनी कहाँ कहाँ यूज कर सकती है, क्या बोला है देखो पॉइंट ए, टूवर्ड्स इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस सिक्योरिटीज। मतलब अगर सिंपली बोले तो बोनस शेयर इशू करने के लिए, ठीक है, बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है। ये कहाँ बोला गया है, सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर कंपनी का कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब कंपनी फॉर्म होने के पहले का खर्चा, तो वो कैसा भी खर्चा हो, लीगल प्रोसेस के वजह से हो, जो भी रीजन हो, वो सारे खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है। फिर क्या है, टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड और एनी ऑफ द सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर किसी तरह का शेयर डिवेंचर इशू कर रही है और उस वजह से कंपनी का कोई कमीशन का खर्चा हो रहा है, जैसे अंडर राइटर को देना पड़ रहा है, कोई डिस्काउंट अलाउड कर रहा है कंपनी, तो ये सब जो लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस है इसे राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है। फिर क्या बोला है, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीम हो रहा है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम का, जो भी हम लोगों ने देखा भी, और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर जो कि रिडीमेबल है, मतलब रिडीम होने वाला है और प्रीमियम पे हो रहा है, उसका प्रीमियम का पैसा राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और द सिक्योरिटीज। ओन शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स अगर मार्केट से कंपनी ले रही है तो इसको बोला जाता है बाईबैक, ठीक है। तो बाईबैक पर्पस के लिए भी कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा है उसका यूज कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये हमें पता करना पड़ेगा। देखो क्या बोला है, सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है whose financial statement comply with the accounting standard as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013। Companies Act 2013 के अंडर जो सेक्शन 133 है, उस सेक्शन के अंडर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी क्लासेस ऑफ कंपनीज फॉलो करती है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कहाँ नहीं कर सकती है, बी और डी पॉइंट पे उनका रेस्ट्रिक्शन है। तो ऐसी कंपनियां बी और डी पॉइंट के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर पाएगी, सेक्शन 133 वाला कंपनी, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर पाएगी और प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर का प्रीमियम रिडीम करने के लिए यूज नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा पता करना था, अगर एमसीक्यू आ जाए तो इस पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं है तो हम शेयर कर देंगे, मुझे एक बार जस्ट बता दोगे तो हम कर देंगे। अच्छा अब देखो 31 से हमें करना है, 31 का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, when redeemable preference shares are due for redemption the entry past is। अगर redeemable preference share due हो रहा है redemption के लिए तो एंट्री क्या पास होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो डेबिट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर क्रेडिट कैश अकाउंट। इसके बाद बोला है डेबिट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, और डेबिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, क्रेडिट कैश अकाउंट, डेबिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर ड्यू ऑन रिडेम्पशन, अभी अभी मैंने सिखाया कि कैसे एंट्री पास होगा। बी, हाँ करेक्ट। देखो क्या होगा फिर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग कैंसिल करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये सही एंट्री होना चाहिए। अब ये वाला ऑप्शन जहां पर इलाबोरेट किया हुआ है वही हम लोग का सही आंसर होगा। तो डेबिट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये देखो कैपिटल क्रेडिट होता है कैंसिल हो जाएगा तो डेबिट होता है, क्रेडिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट हो गया। ऑप्शन बी सही हुआ है, ऑप्शन बी होगा। अच्छा 32, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या बोला है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बोल रहा है अगर कंपनी के एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ऑथोरिटी दिया गया है तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है वो हम लोग इशू कर सकते हैं, ठीक है।
तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो इशू कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एओए में अगर लिखा हुआ है कि हम लोग कौन से टाइप का प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हैं, रिडीमेबल, तो कर सकते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना मना थोड़ी ना है। द बोनस इशू कैन बी मेड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड ओनली इन कैश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट अगर देखो तो ये बोनस का दे दिया है, बोनस भी एक बार हम लोगों ने किया है लेकिन हो सकता है भूल गए हो, लेकिन ये स्टेटमेंट हम बता देते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। बोनस जब हम लोग इशू करते हैं तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हैं। देखो अभी अभी मैंने इसीलिए यहाँ पर सारा चीज एक बार रिकॉल करवाया। देखो जब हम लोग बोनस इशू करते हैं तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं टुवर्ड्स इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब ऐसे शेयर जो कंपनी अभी तक अनइश्यूड है, मतलब कंपनी ने इशू नहीं किया है लेकिन वो इशू करना चाहती है सिर्फ और सिर्फ उसके मेंबर को, तो उसे बोला जाता है बोनस शेयर। तो बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करती है। अब यहाँ पर ये पॉइंट तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो जोड़ दिया है, दैट इज कलेक्टेड ओनली इन कैश, ठीक है। तो ये सही लिखा है कि कैश में अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्ट होगा तभी हम लोग बोनस इशू के लिए उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर सी पॉइंट देखो, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन बी प्रोवाइडेड ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोल रहा है कि प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए अगर प्रीमियम देना पड़ रहा है, कैन बी प्रोवाइडेड ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे सकते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनी आ रही है उसके अंडर वो कंपनी नहीं दे सकेगी, ठीक है। उनके लिए बी और डी पॉइंट रेस्ट्रिक्टेड था, बट हमें यहाँ पर नहीं बोला है कि ये कंपनी, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन 133 के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। तो ये जो ऑप्शन सी है वो तो सेक्शन 133 के लिए 3 के नजर से अगर देखें तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर 133 सेक्शन के अंडर नहीं आ रहा है कंपनी तब तो ठीक है। फिर भी डी पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि इसमें तो कंफ्यूजन हो गया, ये फॉल्स है, हम लोग नहीं बोल सकते। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या बोल रहा है, कैन बी रिडीम्ड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बोल रहा है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उसको रिडीम करने के लिए हम लोग सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट ही यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो तुम लोग सोचो कि कौन सा फॉल्स है और क्यों है, बताओ। डी। हाँ डी होगा, क्यों होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का तो 3 मेथड है, एक है आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और एक क्या है, और एक है हम लोग का इशू ऑफ प्रेफरेंस, इशू ऑफ फ्रेश इशू, और एक है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो यहाँ पर बोला रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, ये गलत हो गया ना, ओनली क्यों होगा, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, मतलब सीआरआर क्रिएट करके प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, बट ये ओनली मेथड नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी हम लोग का गलत आंसर है, मतलब फॉल्स है, मतलब ये हम लोग का आंसर होगा, वो ऑप्शन फॉल्स है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है इसमें, which of the following cannot be used for the purpose of creation of capital redemption reserve। तो सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं फ्री रिजर्व से, ठीक है। इसमें से जो रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है वही यूज नहीं होगा, तो कौन सा फ्री रिजर्व नहीं है बताओ। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, हाँ डी होगा, ठीक है। देखो पीएल का क्रेडिट बैलेंस ये फ्री रिजर्व है, क्योंकि प्रॉफिट को हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व मतलब जो डिविडेंड बांटने के काम आ सकता है, तो ये होगा। जनरल रिजर्व भी फ्री रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व तो फ्री रिजर्व है, डिविडेंड बांटने के लिए ही तो है, नाम दे दिया ना, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अनक्लेम डिविडेंड मतलब डिविडेंड का क्लेम अभी तक नहीं हुआ है, मतलब डिविडेंड नहीं लिया है, ठीक है, अनक्लेम डिविडेंड। तो जो अनक्लेम डिविडेंड है वो उससे कभी भी हम लोग सीआरआर क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिविडेंड अभी तक उस पे क्लेम नहीं हुआ है, इसीलिए, ठीक है। तो ये अनक्लेम डिविडेंड जो है ये फ्री रिजर्व नहीं होता है। अब देखो सेक्शन 52 जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा उस पे क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट cannot be used for the purpose of option A issue of fully paid up bonus share, writing of losses of the company, for purchase of own securities, writing of commission or discount on issue of shares। बोलो कौन सा आंसर होगा। बोलो कौन सा आंसर होगा, ये वाला ना, ये वाला देखो, ये वाला कौन सा आंसर,
बी होगा, राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑफ द कंपनी। लॉस राइट ऑफ करने के लिए नहीं होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हैं, एक्सपेंसेस कमीशन डिस्काउंट अलाउड ये सब राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कोई लॉस वगैरह हो रहा है कंपनी का उसके लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो ये लैंग्वेज जो है गलत था, है ना। तो ये लॉस और एक्सपेंसेस अलग होता है, ये सब डिस्काउंट अलाउड क्या है, मतलब शेयर को डिस्काउंटेड शेयर्स वगैरह इशू किया है, वो अलग चीज होता है। एक बिजनेस में लॉस हो रहा है वो अलग चीज होता है, तो लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा क्या क्या बोला है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैपिटल प्रॉफिट रियलाइज्ड इन कैश कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, reserves created by revaluation of fixed asset are not permitted to capitalize, dividend is payable on the calls paid in advance by shareholders। तो देखो ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोगों ने अभी तक मतलब अलग अलग नहीं पढ़ा है, लेकिन किसी ना किसी चैप्टर में ये चीज हम लोगों ने जरूर पढ़ा है। जैसे देखो ऑप्शन डी जो है, ये हम आंसर नहीं बोल रहे कि आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है देखो, डिविडेंड इज पेबल, डिविडेंड देना पड़ेगा ऑन द कॉल्स पेड इन एडवांस। अगर किसी ने एडवांस कॉल दे दिया, मतलब जैसे कॉल्स इन एरियर होता है वैसे कॉल्स इन एडवांस भी होता है। हम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स में देखा कि किसी ने कॉल का टाइम आने के पहले पेमेंट कर दिया, तो क्या उस पे भी उनको डिविडेंड मिलता है। सोच के देखो कि किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा था, उसने कंपनी को एडवांस कर दिया, कंपनी एडवांस किया है बोल के कंपनी को क्या देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, टेबल एफ के हिसाब से हम लोगों ने देखा भी था। लेकिन क्या जिन्होंने एडवांस किया है उनको उस एडवांस पे डिविडेंड मिलता है, या फिर जितना पेड अप वैल्यू है उसी पे डिविडेंड मिलता है। सी सी, हाँ सी না, এক মিনিট দাঁড়াও, সি কি এখানে দেখে নিচ্ছি। না এখানে তো এ দিয়েছে, এ দিয়েছে, ट्रू ए दिएছে, ट्रू आंसर तो ए है, ठीक है। ठीक है हम लोग एक एक एनालिसिस करके देखते हैं, ठीक है एक बार एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो डिविडेंड अगर हम लोग कॉल्स इन एडवांस कोई करेगा, क्या उस एडवांस पे उसे डिविडेंड मिलेगा, या फिर सिर्फ पेड अप वैल्यू जितना कंपनी ने कॉल्ड अप किया था उसी पे मिलेगा। तो कभी भी एडवांस पे नहीं मिलता। इसका मैंने बोला भी था पढ़ाने के टाइम पे एग्जाम्पल, कि मेरे मान लो मैंने एडवांस कर दिया, तुम लोग भी उसी कंपनी के शेयर होल्डर, तुम लोगों ने एडवांस नहीं किया, तो कंपनी मुझे अगर एडवांस वाले अमाउंट पे भी डिविडेंड देगी तो फिर तो झगड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि कंपनी मतलब हम लोग तो फिर ऐसा हो जाएगा प्रॉब्लम कि कंपनी क्या करिए, जो एडवांस दे रहा है उसे उसे एडवांस अमाउंट पे भी डिविडेंड दे रही है, तो फिर जो एडवांस नहीं दे सकते वो क्या करे, क्योंकि एडवांस देना तो कोई मैंडेटरी बात नहीं है, अगर किसी के पास है तो वो दे सकता है। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। तो कंपनी हमेशा जो अमाउंट कॉल्ड अप करती है और जो अमाउंट जो है पेड अप होता है उसी पे ही कंपनी डिविडेंड देती है। फिर क्या बोल रहा है, रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यूट करते हैं आर नॉट परमिटेड टू बी कैपिटलाइज्ड, ये बात भी गलत है, क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट का करते हैं, जैसे कि तुम लोग पार्टनरशिप कभी ना कभी किए होगे, पार्टनरशिप में ये सारा चीज बहुत ज्यादा आता है, रिवैल्यूएशन का बात, ठीक है, कि नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है पार्टनरशिप बिजनेस में, इस वजह से क्या हुआ है, फर्म ने अपना एसेट्स जो है और लाइबिलिटीज जो है उसे रीवैल्यूड किया है, ठीक है, रीअसेस किया है या रीवैल्यूड किया है। तो अगर फिक्स्ड एसेट को हम लोग रीवैल्यूड कर रहे हैं तो उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा या लॉस जनरेट होगा, जैसे मेरा अगर लैंड था 1 लाख का, मैंने उसको रिवैल्यूड करके 1,20,000 किया, तो 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो तो कैपिटलाइज्ड हुआ, क्योंकि वो है ही फिक्स्ड एसेट, ठीक है कैपिटल नेचर का है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट का बात अगर हो रहा है तो वो तो कैपिटलाइज्ड होगा ही, तो नॉट परमिटेड, तो ये तो बात गलत हो गया, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। चलो बी का देखते हैं, कैपिटल प्रॉफिट रियलाइज्ड इन कैश, कैपिटल प्रॉफिट अगर कैश में मिल रहा है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये वाला कैपिटल प्रॉफिट जो अगर हमें कैश में मिलेगा ये कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड बोल रहा है। ये यहाँ पर आंसर तो ए दिया है ये वाला, और ये ए एक बार पढ़ के देखते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है।
ये सही बोल रहा है। देखो ये जो है ना ये ट्रू है। ये वाला पॉइंट हम बताते हैं, बी वाला ट्रू है कि फॉल्स, ये कंफर्म ट्रू है। क्यों? देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर तो सिर्फ एक ही जगह पे यूज हो सकता है, ठीक है। कहां पर यूज हो सकता है? सीआरआर यूज हो सकता है बोनस इशू के लिए, है ना, और कहीं पर भी यूज नहीं हो सकता है। तो सीआरआर का बोल रहा है कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये बात सही बोल रहा है, ठीक है। इसका अगर कंफर्मेशन थोड़ी देर के लिए हमें नहीं भी मिल रहा है, एक बार सोच लो, हम बता देते ये वाला भी, लेकिन ये वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कैसे? क्योंकि सीआरआर का यूज तो एक ही जगह पे होता है, बोनस इशू करने के लिए, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ट्रू आंसर होगा। और बी गलत है, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट अगर हो रहा है कुछ, ठीक है, जिसको हम लोग कैश में रियलाइज कर रहे हैं, बोल रहा है कि कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नहीं, अगर कैश रियलाइज होता है तो वो डिविडेंड पेमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन एक्चुअली बोनस में है, तो ये ट्रू होगा। एक बार देख के रखो, ये वाला जो है ये सॉरी ये फॉल्स होगा। जैसे ये वाला, ये देखो हमें तो पूछा था ना ट्रू आंसर कौन सा होगा, तो ये फॉल्स है कि मतलब हम लोग कर सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट अगर कैश में रियलाइज्ड हो रहा है तो उससे हम लोग डिविडेंड पे कर सकते हैं। डिविडेंड पे करने के लिए हम लोग कैपिटल प्रॉफिट का यूज करते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर फ्री रिजर्व में क्या क्या लिखवाया था, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट लिखाया नहीं है, ठीक है। तो फ्री रिजर्व जो है, ये देखो कैपिटल प्रॉफिट अगर मतलब रियलाइज्ड इन कैश होगा तभी हम लोग डिविडेंड पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी ऑप्शन ए पढ़ के देख सकते हैं कि ये ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि सीआरआर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू होता है, बाकी किसी यूज में ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? इन ए कंपनी लिक्विडेशन प्रेफरेंस शेयर्स, इन ए कंपनी लिक्विडेशन मतलब एक कंपनी अगर बंद हो रही है, प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू प्रायोरिटी, प्रायोरिटी रिटर्न ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी राइट टू रिसीव डिविडेंड। बोल रहे अगर कंपनी बंद हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर का प्रायोरिटी होता है डिविडेंड के लिए, मतलब डिविडेंड पेमेंट अगर बाकी है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को ही मिलेगा। तो देखो डिविडेंड जो है वो तो दो ही जन को मिलता है, इक्विटी शेयर को और प्रेफरेंस शेयर को, तो प्रायोरिटी हमेशा प्रेफरेंस शेयर का ही होता है। तो मुझे तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 36 में, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो वोट्स एट मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है कि प्रेफरेंस शेयर का नॉर्मली कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। और डी में क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव इवन इफ द नेम डज नॉट, even if the name does not कंफर्म द पोजीशन। बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स इंडिया में, लास्ट दिन हम लोगों ने ऐसा एक एमसीक्यू देखा था ना कि इंडिया में अगर हमें कुछ नहीं बताया जाए तो प्रेफरेंस शेयर हमेशा हमें क्या मानना है? क्यूमुलेटिव मानना है। बाकी कंपनी प्रेफर करेगी कि वो नॉन क्यूमुलेटिव ही इशू करे, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो इंडिया में प्रेफरेंस शेयर्स को हमेशा क्या माना जाता है? क्यूमुलेटिव माना जाता है। तो ये क्या हो गया? करेक्ट। ये भी क्या हो गया? करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। ये भी करेक्ट दिख रहा है। अब ए को पढ़ो। इन्हें कंपनी लिक्विडेशन, अगर कंपनी लिक्विडेशन पे जा रही है, प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू प्रायोरिटी रिटर्न ऑफ कैपिटल, कैपिटल रिटर्न में प्रायोरिटी किसका आएगा? तो कैपिटल कंपनी तीन तरह से जनरेट कर सकती है, इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके और डिवेंचर इशू करके। तो प्रायोरिटी में पहले डिवेंचर आता है, सेकंड में प्रेफरेंस शेयर आता है, थर्ड में इक्विटी शेयर आता है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग का इसी वजह से आंसर होगा। तो थोड़ा सा हमें पढ़ के देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली बोल रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। अच्छा, 37। 37 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर है प्रायोरिटी राइट फॉर ए रिवार्ड ओवर ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स के मतलब ऑर्डिनरी शेयर से इनका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? बोलो, ये सही है कि गलत?
हमें करेक्ट पूछा है, बाद में बाकी वाला पढ़ते हैं। एक बार ये बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर हैव प्रायोरिटी राइट फॉर ए रिवार्ड ओवर ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर मतलब और क्या बचा, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से इनका प्रायोरिटी आगे है, क्या ये सही है कि गलत, बताओ। सही है, तो ये ही आंसर होगा। अब देखते हैं बाकी गलत होगा इसका मतलब। डिवेंचर विल नॉट रिसीव इंटरेस्ट इन ए ईयर व्हेन द कंपनी मेक्स एन ऑपरेटिंग लॉस। अगर कंपनी लॉस में चल रही है, क्या कंपनी डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं देगी, ऐसा चलेगा? बोलो। अगर कंपनी लॉस में चल रही है और कंपनी डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं देगी, तो क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी इंटरेस्ट नहीं देगी डिवेंचर का तो चलेगा? कभी नहीं चलेगा ना। डिवे नहीं, ये वाला क्या होगा, ये रॉन्ग है ना, क्योंकि डिवेंचर का इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये खर्चा है, ये हमें देना ही पड़ेगा, लॉस हो जो भी हो देना पड़ेगा। फिर प्रेफरेंस शेयर्स विल गेट डिविडेंड ओनली व्हेन ऑर्डिनरी शेयर्स टू रिसीव देम। बोल रहे प्रेफरेंस शेयर को तभी डिविडेंड मिलेगा जब इक्विटी, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मली इक्विटी शेयर तो कंपनी इशू करती है, कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो इक्विटी ही करेगी, उसके बाद ही प्रेफरेंस का सोचेगी ना। अगर कंपनी का इक्विटी शेयर मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर जब स्टार्टिंग में बनेगा तो थोड़ी ना स्टार्टिंग में ही कंपनी प्रेफरेंस इशू कर देगी, ऑब्वियसली इक्विटी करेगी। दैट इज द ऑर्डिनरी शेयर। एक कंपनी का शेयर का बात होता है तो इक्विटी ही सोचा जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स विल गेट डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड तब मिलेगा ओनली व्हेन ऑर्डिनरी शेयर्स टू रिसीव देम। ऑर्डिनरी शेयर्स को डिविडेंड मिलेगा तभी इनको मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर्स वाले मतलब इक्विटी को चाहे तो कंपनी दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है डिविडेंड, वो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को ऐसा बात नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स को उनके फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। हमें करेक्ट पूछा था, आंसर हमें मिल गया। एक बार हम एनालिसिस कर देते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स कुड बी पेड डिविडेंड इवन व्हेन ए कंपनी हैज नेगेटिव रिटेन अर्निंग। नहीं, अगर कंपनी के पास रिटेन अर्निंग नहीं है, मतलब कंपनी के पास एक्चुअली डिविडेंड देना क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है ना, क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उससे टैक्स दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट को बांट दिया जाता है शेयर होल्डर्स में और उनको डिविडेंड दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है कि जो रिजर्व बचा, रिटेन्ड अर्निंग, जो अर्निंग बच गया, जो हम लोगों ने रख लिया, जो हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, उससे हम लोग डिविडेंड बांटते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स कुड बी पेड डिविडेंड व्हेन ए कंपनी हैज नेगेटिव रिटेन अर्निंग, ये गलत बात है। अगर कंपनी का नेगेटिव रिटेन अर्निंग चल रहा है, मतलब नेगेटिव पीएल का डेबिट बैलेंस चल रहा है, तो वो ऑर्डिनरी मतलब इक्विटी वाले को कभी भी वो लोग डिविडेंड नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, 38, for which one or more of the following reasons could a balance in the shares premium be applied। बोल रहा है for which one or more of the following reason, इसमें से कौन सा रीजन है, could a balance in the shares premium be applied to issue a bonus share। मतलब शेयर प्रीमियम में अगर बैलेंस है तो वो कहाँ यूज हो सकता है, टू इशू बोनस शेयर्स, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड, टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एसेट पर्टिकुलरली व्हेन दे आर इम्पेयर्ड, और उसके बाद टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस, एक मिनट, टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑन इशूइंग द सेम शेयर्स, ठीक है, ऐसे बोला है। तो देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे दिया है। देखो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर बोनस इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सपेंसेस कमीशन और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, प्रीमियम का रिडेम्पशन पे अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, और बाईबैक के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में ये दे रखा है कि बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते सिक्योरिटीज प्रीमियम, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड, नहीं, डिविडेंड देने के लिए कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं होता है। टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द एसेट पर्टिकुलरली व्हेन दे आर इम्पेयर्ड, और टू राइट अप एक्सपेंसेस ऑफ एंड कमीशन ऑन इशूइंग देम, इशूइंग द सेम शेयर्स, ठीक है। बोल रहे कि राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ एंड कमीशन, मतलब अगर शेयर इशू कर रहे हैं और उस शेयर इशू करने पे अगर हमारा कुछ एक्सपेंसेस हुआ है, कमीशन का खर्चा हुआ है, उस खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करते हैं, करेक्ट, करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा ये वाला पॉइंट, देखो ये एक्चुअली AS10 का है, ठीक है। अगर कोई
इम्पेयर्ड एसेट है तो उसके वैल्यू को अगर हम लोग क्या करते हैं राइट डाउन, मतलब बेसिकली अगर एसेट का रिवैल्यूएशन करते हैं तो भी हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। ये भी क्या है, ये सही है। तो हमें यहाँ पर बोला था कि कौन सा रीजन है कुड एक्चुअली ये कुड नॉट होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है। तो ये हमें दिख रहा है, देखो अगर हम लोग कभी भी डिविडेंड के साथ, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है कि डिविडेंड कभी हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम से पे नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड। क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है कौन सा एक या एक से ज्यादा जगह पे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। अब ऑप्शन तो उस तरह से है नहीं, फिर ये बोलना चाहिए कि कहां पर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहां पर यूज नहीं कर सकते, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए क्वेश्चन, तो थोड़ा सा रॉन्ग है क्वेश्चन का जो पैटर्न जैसे दे रखा है, ठीक है। अच्छा ये वाला देखते हैं। अच्छा क्या बोला है देखो, फॉर विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है, डज कंपनी लॉ अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बाय स्पेसिफाइंग द रीजन फॉर विच अलोन इट मे बी applied. It is part of the capital actually contributed by the shareholder. It should be protected from erosion as part of the creditor's buffer. It is not realized in cash. It is immoral to allow a company to make profit by trading on its own shares. तो ये क्वेश्चन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया फिलहाल, ये किस बात पे बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, अगर तुम लोग कर पाओ तो कर सकते हो, हम ना इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ये 39 वाला, ठीक है, 39 वाला एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, इसको हम लोग बाद में करेंगे, मतलब हम बता देंगे। अभी तो मुझे ये समझ में नहीं आया, ये एक बार हम होमवर्क लिख देते हैं, तुम लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो। कुछ लॉ रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इसका अभी याद नहीं है इतना। अच्छा 40 देखते हैं, 39 को रखते हैं, एक बार 40 देखते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है देखो, ड्यूरिंग द ईयर ए कंपनी यूज द बैलेंस इट हैड इन इट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में अगर कोई बैलेंस है तो कोई कंपनी उस बैलेंस को कहाँ कहाँ यूज कर सकती है, ये बोल रखा है। राइट ऑफ एक्सपेंसेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, राइट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इशूइंग बोनस शेयर, राइट ऑफ गुडविल एक्वर्ड व्हेन अनदर बिजनेस हैज बॉट एज अ गोइंग कंसर्न, राइट ऑफ एक्सपेंसेस, राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ भी ना क्वेश्चन थोड़ा गलत दे रखा है, बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर ए कंपनी यूज द बैलेंस कंपनी इट हैड इन इट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस एक्सेप्ट, फिर एक्सेप्ट देना चाहिए, हर जगह पे यूज कर सकते, कौन सी जगह पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो मिक्सड अप दे रखा है, कुछ ऐसे नाम दे रखे जहाँ यूज कर सकती है, कुछ ऐसे नाम दे रखे जहाँ यूज नहीं कर सकती है। तो क्या क्या दे रखा है देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि राइट ऑफ एक्सपेंसेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनने के बाद, कंपनी बनने के बाद अगर कोई खर्चा हो रहा है उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकती, क्या ये सही है, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कंपनी यूज कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब कंपनी पूरी फॉर्मेशन, मतलब एक्टिव होने के पहले का खर्चा। तो ये क्या सही होगा, राइट ऑफ एक्सपेंसेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अच्छा ये बताओ ये सही होगा कि नहीं। और ये पॉइंट भी देखो एक बार, जैसे ये वाला देखो डी वाला, राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इशूइंग शेयर, शेयर इशू करने पे अगर कोई एक्सपेंसेस होगा तो वहां यूज कर सकती है। अगर यहाँ कंफ्यूजन होता है, ऐसे देखो कि अगर कंपनी कोई शेयर डिवेंचर इशू कर रही है तो उसपे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है, उसके लिए अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है, लाइक डिस्काउंट हो रहा है, कमीशन हो रहा है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना, ये देखो ये वाला पॉइंट, प्रीमियम ये वाला, टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड और एनी ऑफ द सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अच्छा और इसके बाद देखो यहाँ पर राइट ऑफ गुडविल, राइट ऑफ गुडविल एक्वर्ड,
एक्वर्ड व्हेन अनदर बिजनेस वाज बॉट एज अ गोइंग कंसर्न। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को परचेस किया था जब वो गोइंग कंसर्न मोड में था, मतलब बिजनेस चल रहा था, रनिंग बिजनेस को परचेस किया गया था, ठीक है। और गुडविल जनरेट हुआ था। गुडविल कब जनरेट होता है? मान लो बिजनेस का वैल्यूएशन हुआ 10 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, और जो परचेजर है उसने 12 रुपीज से उस बिजनेस को खरीदा। उसको पता है कि उसके बिजनेस का वैल्यू 10 रुपीज है, फिर भी उसने 12 रुपीज देके खरीदा। इसका मतलब उसने 2 रुपीज जो है वो किस हिसाब से पे किया? वो गुडविल पे किया। मतलब उसको उसके बिजनेस में इतना बेनिफिट दिख रहा है कि वो 12 रुपीज देने के लिए भी रेडी है, मतलब 2 रुपीज एक्स्ट्रा देने के लिए। उसे बोला जाता है गुडविल। गुडविल जनरेट हुआ जब उन्होंने परचेस किया। तो यहाँ पर क्या है देखो, उस गुडविल को, जो गुडविल एक्वर्ड के टाइम पे जनरेट हुआ था, वो अगर हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ गुडविल एक्वर्ड व्हेन another business was bought as a going concern, तो राइट ऑफ करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, जो मैंने पीडीएफ दिखाया, क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर बेसिस का है। राइट ऑफ कॉस्ट ऑफ इशूइंग बोनस शेयर, बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट राइट ऑफ करने के लिए हाँ यूज करते हैं। वो देखो वो हमें यहाँ पर ही मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, बोनस इशू करने के लिए। अच्छा, रहा ये दो पॉइंट, देखो डी और बी में कंफर्म हो गया। राइट ऑफ एक्सपेंस, ये वाला भी देखो, ये वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है, जबकि बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। तो आंसर अगर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि देखो ये सब में यूज कर सकते हैं, बी वाले पॉइंट में यूज कर सकते हैं, डी वाले पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखो, बिजनेस परचेस करने के पहले का खर्चा हुआ, ये पॉइंट जो है ना, ये वही वाले पॉइंट में छुपा हुआ है कि अगर हम लोग बिजनेस को परचेस कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारा जैसे फॉर्मेशन, अगर खुद से बिजनेस बना रहे तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलेंगे, तो ये भी तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया कि हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, किसी का बिजनेस खरीदा जो कि गोइंग कंसर्न था, और हमारा खर्चा हुआ, गुडविल जनरेट हुआ क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया। तो वो भी तो उस तरह से उस पॉइंट के अंडर आ गया कि अगर फॉर्मेशन के पहले का खर्चा होता है, क्योंकि बिजनेस फॉर्म हुआ नहीं था, ठीक है, हम लोगों ने किसी और का बिजनेस परचेस किया, फिर हम लोग अपने हिसाब से उसे फॉर्म करेंगे, मतलब किसी का रनिंग बिजनेस ही परचेस किया, बट अपना नाम देना पड़ेगा बिजनेस का, अपना लीगल पूरा ट्रांसफर होगा। तो ये जो खर्चा हुआ गुडविल का, ये भी तो बिफोर फॉर्मेशन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के तरह हो गया। तो इसमें भी हम लोग यूज कर सकेंगे, ठीक है, इसमें भी यूज कर सकेंगे, इसमें भी कर सकेंगे। कर नहीं कहा सकेंगे? जहां पर आफ्टर फॉर्मेशन लिखा है, आफ्टर फॉर्मेशन में हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन के बाद अगर कोई खर्चा होता है तो वो प्रॉफिट से पे करना चाहिए, वो कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम से पे नहीं होगा, ठीक है। तो 40 का आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए इसीलिए। अच्छा, 41 देखो क्या बोला है यहाँ पर, एक सम्स है, देखो क्या बोल रहा है। Unlimited had 9,008% preference shares of 100 each fully paid up. तो fully paid up preference shares है, the company decided to redeem this preference share at par by the issue of sufficient number of equity shares. How much equity shares are required to be issued? तो कंपनी चाहती है कि वो इक्विटी शेयर इशू करके प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दे। तो ऑप्शन क्या लिया है? तीन चीज होता है, या तो प्रॉफिट यूज कर लो और सीआरआर बनाओ उसके अगेंस्ट में, या तो प्रेफरेंस, या तो फिर शेयर्स इशू कर लो, इक्विटी हो या प्रेफरेंस, या फिर क्या कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर सिर्फ शेयर इशू करने का सोचा गया है, वो भी इक्विटी शेयर। तो कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले जहां पर देखो मैंने नोट्स लिखवाया हुआ है, जो मैंने रीड करके दिखाया, वहां पर देखो दिया हुआ है कैसे करके हमें कैलकुलेट करना चाहिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे करके कैलकुलेट होगा, ये देखो, ये देखो, नंबर ऑफ फ्रेश इशू कितने सारे करने पड़ेंगे? नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन माइनस अगर कोई सीआरआर क्रिएट हुआ है, मतलब अगर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो रहा है तो सीआरआर भी बना होगा, अगर नहीं है तो जीरो, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, ये करना है। तो बताओ क्या आंसर होगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ, सॉरी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। तो हमें मिल जाएगा कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना पड़ेगा। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन कितना होगा? 9,000 डिवेंचर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है 100 करके, तो कितना हो जाएगा? और फ्रेश इशू का नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10, तो 10 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 90,000। तो ये वाला होगा ऑप्शन ए, ठीक है, इस तरह से करना है। अब बाकी नीचे न्यूमेरिकल्स ही हमें मिलेंगे। ये देखो ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, Ace Limited had 9,008% preference shares of 100 each fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by the issue of sufficient number of equity shares. How much equity shares are required to be issued if new equity shares to be issued at 12 for a premium? ठीक है, अगर फॉर ए प्रीमियम इंक्लूडिंग, प्रीमियम में फ्रेश इशू कर रहा है तो कितना सारा शेयर्स इशू करना पड़ेगा बताओ। अभी मैंने दिखाया था कि चाहे कैसा भी हो, पार हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, हमें हमेशा जो है नॉमिनल वैल्यू ही लेना चाहिए। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू मतलब जो वैल्यू हो रहा है, ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू, पार वैल्यू। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, बोलो इसका आंसर क्या होगा। नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, कितना शेयर रिडीम हो रहा है उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर करो, कितना आ रहा है देखो। नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन कितना हो रहा है, 9,000 इंटू 100, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू कितना लेना पड़ेगा बताओ। ये तो प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहाँ पर कितना ले, 90,000। हाँ 90,000 हो। देखो यहाँ पर तुम लोग को 10 ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इक्विटी शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है वो 10 होता है, 2 इसमें प्रीमियम है, इसका मतलब कुछ नहीं बताया तो ये देखो ये 90,000 ही आएगा। सेम ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पर ये 12 करके चेंज कर दिया था। ठीक है, लेकिन हमें प्रीमियम दे या कुछ भी दे, फ्रेश इशू जब होगा तो डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू से ही होना चाहिए हमेशा, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, एस लिमिटेड इशूड 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इच एट पार। ठीक है, तो इन्होंने फ्रेश इशू किया था 2000 प्रेफरेंस शेयर 100 इच एट पार, विच आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अगर रिडीम होगा तो 10% प्रीमियम पे होगा, मतलब 100 पे इशू हुआ, 110 पे रिडीम होगा। For the purpose of redemption, the company issued 1,500 equity share of 100 each at a premium of 20% per share. At the time of redemption of preference shares, the amount to be transferred by company to the capital redemption reserve, CRR पे कितना जाना चाहिए देखो। तो रूल्स क्या था देखो, यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं जो हम लोगों ने लिखा हुआ है। देखो कितना सीआरआर में जाएगा, हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है, उसका नॉमिनल वैल्यू क्या है। ठीक है, और अगर कुछ फ्रेश इशू कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो गया, देखो हम लोग को बता दिया फ्रेश इशू भी किया गया है, अब पूछ रहा है कि अगर फ्रेश इशू किया गया है तो कितना सीआरआर में क्रिएट होगा, मतलब फ्री रिजर्व कितना यूज करे। ठीक है, तो ये देखो नॉमिनल वैल्यू पहले ढूंढेंगे, जितना फ्रेश इशू से मिल गया अच्छा है, जितना नहीं मिला उसका हम लोग को सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो बताओ कितना हो सकता है, कैलकुलेट करके देखो, सिंपल है। पहले नॉमिनल वैल्यू ढूंढ लो कितना हो रहा है जो हम लोग रिडीम कर रहे हैं, 2000 इंटू 100, तो ये हो गया 2 लाख। तो रिडेम्पशन का, हाँ बोलो आंसर बोलो। 50,000। 50,000 सही बात, 50,000 होगा। तो ये देखो 2 लाख हम लोग का यहाँ पर टोटल हो गया प्रेफरेंशियल कैपिटल को रिडीम करने का नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि फ्रेश इशू हुआ है इक्विटी शेयर का, तो वो हम लोग ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 1500 फ्रेश इशू हुआ है, प्रीमियम 20%, लेकिन प्रीमियम कहीं नहीं लेना है, हम लोग सिर्फ नॉमिनल वैल्यू से नॉमिनल वैल्यू ही सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1,50,000। तो अगर 1,50,000 हमें फ्रेश इशू से मिल जा रहा है, बचता है कितना 50,000, इसका इसका मतलब ये रीपेमेंट के लिए, ये 1,50,000 तो रीपे हो जा रहा है, बाकी जो 50,000 बच रहा है उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फ्री रिजर्व, यानी सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा उतने का। ठीक है, तो 50,000 का हम लोग क्या करेंगे, सीआरआर क्रिएट करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 2005-2006, ठीक है, टी लिमिटेड issued 20,000 12% preference shares of 10 each at a premium of 5%, मतलब प्रीमियम पे रिडीम होगा। ठीक है,
अच्छा इशू हुआ है 10 ईच, अच्छा नहीं, ये प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। अच्छा इशूड ही शायद प्रीमियम पे हो रहा है, विच आर रिडीमेबल आफ्टर 4 इयर्स एट पार। हाँ ये देखो क्या बोला है कि जो प्रेफरेंस शेयर का पर वैल्यू 100 है 10 है, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर का 100 होता है, ठीक है, क्वेश्चन 10 दिया है तो हम लोग 10 मानेंगे। वो इशू हुआ था 5% प्रीमियम पे यानी 15 रुपीज पे, इशू प्राइस था 15 रुपीज, और रिडेम्पशन प्राइस हो जाएगा यहाँ पर पार में यानी 10 रुपीज में, ठीक है, रिडेम्पशन होगा 10 रुपीज में जबकि इशू हुआ था 15 रुपीज में। कब हुआ था 2005-6 में, ड्यूरिंग द ईयर 2010-11 एज द कंपनी डिड नॉट हैव सफिशिएंट कैश रिसोर्सेज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, इट इशूड 10,000 14% डिवेंचर ऑफ 10 each at a premium of 10% at the time of redemption of 12% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो कंपनी के पास क्योंकि पैसा ज्यादा नहीं था और कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडीम भी करना था, इस वजह से कंपनी ने क्या इशू किया है, 14% डिवेंचर इशू किया है 10,000, जिसका पर वैल्यू है 10 और प्रीमियम पे किया है। द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बोल रहे हैं कि सीआरआर में कितना जाना चाहिए, ये पूछा है हम लोगों से, सीआरआर में कितना जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं सीआरआर में कितना जाएगा। सीआरआर में हमेशा कितना जाता है, बोलो सीआरआर में हमेशा कितना जाता है। नॉमिनल वैल्यू क्या हो जाएगा, सीआरआर में क्या जाएगा पहले देख लेते हैं, देखो कितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन है, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स और नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज करके यानी 2 लाख, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है कि कंपनी के पास सफिशिएंट कैश रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए कंपनी ने इशू किया है डिवेंचर, ठीक है। अच्छा डिवेंचर इशू किया है, लेकिन इसका यूज वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए नहीं कर सकती है, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है। कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए जो फ्रेश इशू करेगी वो या तो इक्विटी शेयर होना चाहिए, ठीक है, मेनली इक्विटी शेयर ही होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेफरेंस रिडीम ही करना चाहते हो तो प्रेफरेंस क्यों इशू करोगे, ठीक है, मेनली इक्विटी शेयर इशू करती है कंपनी, डिवेंचर इशू करने से नहीं चलेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, तो जो डिवेंचर इशू हो रहा है कंपनी के तरफ से उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो 2 लाख को अगर रिडीम करना है तो कंपनी को कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो फ्रेश इशू हुआ उससे तो कोई हेल्प मिला नहीं कि उससे कुछ वैल्यू डाउन हो गया, क्योंकि फ्रेश इशू डिवेंचर का हुआ है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, डिवेंचर को हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, मेनली इक्विटी शेयर को यूज करते हैं। तो सीआरआर में कितना जाएगा, फ्रेश इशू अगर कुछ हमारा यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा है तो सीआरआर में कितना जाएगा, ये अगर 0 है तो सीआरआर में कितना जाना चाहिए, 2 lakh। 2 लाख, तो सीआरआर में 2 लाख ही जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रेश इशू किए हो ठीक है, लेकिन लीगली तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका मतलब सीआरआर में 2 लाख ही चला जाएगा, पूरा जाएगा 2 लाख। ये देखो यहाँ पर, अच्छा ये पॉइंट देखो, एक्चुअली क्या होता है, अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, कंपनी का जो फ्री रिजर्व है उससे कर सकते हैं, या फिर हम लोग फ्रेश इशू ऑफ शेयर से कर सकते हैं। लेकिन कंपनी अगर डिवेंचर इशू करती है ना तो वो कभी भी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए इशू सॉरी यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉइंट अगर लिखना चाहो तो एक बार लिख सकते हो, ठीक है, ये हम लोग यूज नहीं कर सकते। अच्छा नेक्स्ट देखो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, preference shares amounting to 2 lakh are redeemed at premium of 5% by issue of equity shares amounting to 1 lakh at a premium of 10%, the amount to be transferred to CRR, ठीक है। तो nominal value of redemption कितना है, 2 लाख, ठीक है। प्रीमियम 5% बोला है बट हमें तो प्रीमियम लेना नहीं है, और इसको रिडेम्पशन करने के लिए हम लोगों ने फ्रेश इशू किया है, इक्विटी शेयर का किया है, तो ठीक है इसको यूज कर सकते हैं, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर जिसका नॉमिनल वैल्यू है 1 लाख। तो सीआरआर में कितना जाएगा, 1 लाख जाएगा, बचा हुआ अमाउंट जो है वो सीआरआर में जाएगा, क्यों, क्योंकि उतने का हम लोग सीआरआर क्रिएट करेंगे जितने का फ्रेश इशू नहीं किया हम लोगों ने, अगर पूरा फ्रेश इशू कर देते तो फिर हमें सीआरआर क्रिएट करना ही नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं, The balance sheet of A Limited has 20,009% preference share of
10 each. The company redeemed preference share at a premium of 2. कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है प्रीमियम ऑफ 2 में 10 रुपए का शेयर 12, मतलब इशू हुआ था, इशू प्राइस 10, ठीक है, और रिडेम्पशन प्राइस 12. अच्छा, द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर फॉर रिडेम्पशन इट रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एट ए वैल्यू ऑफ 1,60,000, बुक वैल्यू 2 लाख. अच्छा, इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया लेकिन लॉस में बेचा, 1,60,000 में बेच दिया जिसका बुक वैल्यू था 2 लाख. क्यों बेचा? क्योंकि इनको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना था. एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन बैलेंस इन profit and loss account 1,60,000 issued at a premium of 40 per share, such a number of equity shares of 100 each for the purpose of redemption as to ensure that after the compliance with the requirement of the Companies Act 2013 the credit balance in profit and loss account would be 25,000. इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा, रिडेम्पशन के टाइम में पीएल में 1,60,000 था, ठीक है, फिर उन्होंने इशू किया 40 रुपीज प्रीमियम वाला शेयर, ठीक है, और इतना सारा इक्विटी, मतलब सच ए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऐसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स उन्होंने इशू किए, कितने किए वो हमें नहीं पता, ठीक है, रिडेम्पशन के पर्पस में, एज टू एंश्योर दैट after compliance with the requirement of the Companies Act 2013 the credit balance. अच्छा, अब ऐसा होना चाहिए कि Companies Act 2013 का जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ भी एड पर होना पड़ेगा, मतलब हम लोग कितना इशू करेंगे वो देखना पड़ेगा. और दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि क्रेडिट बैलेंस जो है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड बी 25,000 प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है. फिर क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड आर एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. पूछ रहा है कि कितना इक्विटी शेयर इशू हुआ होगा और कितना अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में, ये पूछा गया है, ठीक है. अच्छा, तो हम लोग पहले देखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन 20,000 इंटू 10, 2 लाख, ठीक है. अच्छा, अब इनके पास क्या क्या अवेलेबल है, इनके पास देखो इन्वेस्टमेंट बेच दिया है 1,60,000 का, ठीक है, और उसमें लॉस भी हुआ है कितना, 40,000 का. अच्छा, और यहाँ पर बोल रहा है कि इनका प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,60,000 दिख रहा था, ठीक है, तो इसको हम करके दिखाते हैं, देखो कैसे होगा. क्वेश्चन नंबर 46. पहले हम लोग देखते हैं पीएल में बैलेंस कितना है. बैलेंस इन पीएल, पीएल में इनका बैलेंस था देखो 1,06,000 नहीं, 1,60,000 का तो इन्वेस्टमेंट था, अच्छा 1,60,000 का पीएल बैलेंस भी है, लेकिन ये कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इन द मीन टाइम इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया और उसमें इनका लॉस हुआ. इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री क्या हुआ होगा? बैंक पीएल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितने का इन्वेस्टमेंट बेच दिया? 2 लाख का, ठीक है, कितना पैसा मिला? 1,60,000, तो लॉस कितना हुआ? 40,000, ठीक है. तो बैलेंस इन पीएल 1,60,000 था लेकिन लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस वजह से जो बैलेंस है पीएल का वो 40,000 से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. तो इनका पीएल का बैलेंस कितना हो गया? 1,20,000, ठीक है. अच्छा, अब देखो ये जो रिडीम हो रहा है ये प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है. अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है क्योंकि इनका सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम का पैसा भी पीएल से यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है. अब प्रीमियम कितना है? 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज करके, तो हम लोग का पीएल का बैलेंस और भी कम हो जाएगा. तो रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना हो जाएगा? 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज करके, ये हो गया 40,000, ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बच रहा है? 80,000. तो पीएल का बैलेंस बच रहा है 80,000, ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर और क्या करना पड़ेगा हम लोग को. इक्विटी शेयर कितना इशू होगा वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है. अब प्रेफरेंस शेयर का क्या पेमेंट होगा वो देखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर पहले चेक करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 20,000 इंटू 10, तो ये हो गया 2 लाख, ठीक है. हमें 2 लाख का जो है रिडेम्पशन करना है.
तो पीएल से कितना रिडेम्पशन कर सकते हैं, फ्रेश इशू से कितना करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर, सच ए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 100। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि इनका एक रूल्स है कि इनको कितना रखना पड़ेगा अपने पीएल में, 25,000। द क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड बी 25,000। अब इनका एक रूल्स है कि ये अपने पीएल में 25,000 रखना चाहते हैं। तो अगर 25,000 रखना चाहते हैं तो कितना यूटिलाइज कर पाएंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि रिमेन इन पीएल, पीएल में रखना पड़ेगा 25,000। देन यूटिलाइज कर सकते हैं कितना, यूटिलाइज हो जाएगा 55,000। ठीक है, यूटिलाइज्ड फॉर रिडेम्पशन। ठीक है, रिडेम्पशन पर्पस के लिए कितना पीएल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं अपने फ्री रिजर्व से, लेकिन फ्री रिजर्व पीएल एक ही दिया हुआ था। अब पीएल में बैलेंस चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेचा, उसमें लॉस हुआ, लॉस हुआ तो हमारा पीएल कम हो गया। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है वो भी पीएल से जाएगा, तो वो भी कम हो जाएगा, और बच रहा है हम लोगों का। अब बोल रहा है कि पीएल में 25,000 रखना पड़ेगा। ठीक है, रखेंगे, तो यूटिलाइज कितना कर पाएंगे, 55,000। इसका मतलब जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको रिडीम करने के लिए हमारा प्रॉफिट का यूज कितना होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं आउट ऑफ पीएल, आउट ऑफ पीएल हम लोग 55,000 का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बचा कितना, 1,45,000। तो ये हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, इतना हमें फ्रेश इशू करना पड़ेगा। ठीक है, इतने फ्रेश इशू, इतने नंबर ऑफ शेयर्स करने पड़ेंगे ताकि हमारे पास 1,45,000 आ जाए। अब फ्रेश इशू कैसे है, 100 ईच इक्विटी शेयर्स का बात हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फ्रेश इशू, इतना करना पड़ेगा, और एक एक शेयर्स का वैल्यू अगर 100 रुपीज करके है तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 1450। ठीक है, 1,450, देखते कोई ऑप्शन है, हाँ है 1,450। और यहाँ पर क्या पूछा था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड आर एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो सीआरआर में कितना, ये जितना प्रॉफिट से यूज होगा वही सीआरआर में जाएगा, तो सीआरआर में इतना जाना चाहिए, तो सीआरआर में 55,000 जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट देखो 47, A Limited had 3,012% redeemable preference share of 100 each, fully paid up. The company issued 25,000 equity share of 10 each at par and 1,014% debenture of 100 each. The amount to be transferred to capital redemption reserve. CRR में कितना जाना चाहिए, तो CRR में उतना ही जाएगा जितना प्रॉफिट को हम लोग यूज करेंगे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। तो पहले चेक करते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पहले ये चेक कर लेना चाहिए सबसे पहले। तो ये कितना हो रहा है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये कितना हो रहा है 3,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है 25,000 इक्विटी शेयर इशू बाय 10 रुपीज वाला, ये यूज कर सकते हैं। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर ये हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 25,000 इंटू 10 मतलब 25,000 और एक जीरो। ठीक है, तो 2,50,000, तो बचा कितना 50,000। ठीक है, अब ये डिवेंचर का तो यहाँ कुछ नहीं होगा, बोला है तो क्या हुआ, डिवेंचर तो यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब सीआरआर कितने, ये इतना हमें प्रॉफिट से लेना पड़ेगा, तो सीआरआर कितने का क्रिएट हो जाएगा, 50,000 का क्रिएट होगा। जितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए हम लोग प्रॉफिट का यूटिलाइज करेंगे उतने का सीआरआर क्रिएट होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन बी है कि नहीं। हाँ, 50,000 होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। Ajay Limited decided to redeem 10,000 preference share of 10 each at 10% premium. Balance in profit and loss account 60,000. Securities premium 10,000. You are required to calculate the minimum number of equity share to be issued for the purpose of redemption if new equity shares are to be issued at 20% premium having a face value of 10 rupees. ठीक है, अच्छा तो देखो कितना सीआरआर क्रिएट होगा ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि नॉमिनल वैल्यू कितना है, तो पीएल का यहाँ पर कितना बैलेंस कम हो जाएगा वो भी देखना पड़ेगा। पीएल 60,000 जरूर है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर पीएल का यूटिलाइजेशन भी होगा क्योंकि प्रीमियम पे हो रहा है। ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम करके दिखाते हैं ये वाला कैसे होगा। 48, तो फ्री रिजर्व कितना है, फ्री रिजर्व है पीएल का 60,000,
पीएल बैलेंस ये है 60,000, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नॉमिनल वैल्यू कितना है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रिडीम होगा 10,000 इंटू 10, ठीक है, ये हो गया 1 लाख। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम है। अब हमारा जो प्रीमियम का कंसेप्ट था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं प्रीमियम रिडेम्पशन करने के लिए, लेकिन सेक्शन 133 के अंडर होगा तब नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं बोला है कि सेक्शन 133 है। तो इन जनरली अगर इस क्वेश्चन में, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं था, तभी पीएल से उसको यूज करना पड़ा। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जितना हो रहा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तभी पीएल का यूज होगा। चेक करते हैं कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, चेक करते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 10% प्रीमियम पे होगा, तो 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% यानी 10,000। और हम लोगों के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या 10,000 है? हाँ, एग्जैक्ट 10,000 ही है, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 का यूज हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का। इसका मतलब पीएल पूरा बच गया, जिसको हम लोग सीआरआर क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इक्विटी शेयर भी इशू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी। अगर हमें कैलकुलेट करना है कि कितना इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट कितना हम लोग यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन हो सकता है 60,000 का। तो यहाँ पर बचा कितना? 40,000, ठीक है। इसका मतलब 40,000 का हमें शेयर इशू करना पड़ेगा, मतलब हमें इतना सारा शेयर इशू करना पड़ेगा ताकि हमारे पास 40,000 रुपीज रेज करे, और डिवाइडेड बाय होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू जो कि है 10 रुपीज, ठीक है। इसका मतलब 4,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, देखते हैं। हाँ, ऑप्शन ए ही है आंसर। अच्छा, नेक्स्ट देखो 49 क्या बोल रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 9 लाख आर रिडीमेबल बाय इशू 3,000 इक्विटी शेयर्स। 9 लाख रुपीस का प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये रिडीम होने वाला है, और उसके लिए 3,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ है 100 रुपीज वाला, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू डिडक्ट करवा देंगे हम लोग। तो कितना बचा? ये हो जाएगा 6 लाख। तो इतने का क्या हो जाएगा? ये इतना हम लोग प्रॉफिट से यूटिलाइज करेंगे रिडेम्पशन के लिए, और इतने का सीआरआर बनेगा। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितना जाएगा? 6 लाख जाएगा, ठीक है। डी, ऑप्शन डी, 6 लाख। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला है देखो। Unlimited purchase fixed asset of 28 lakh 80. The consideration was paid by issue of 12% preference share of 100 each at a premium of 20%. अब यहाँ पर लेकिन कंसेप्ट अलग होता है। यहाँ पर वो डिवेंचर वाला ही होगा कि अगर हम लोगों ने कितना एसेट खरीदा है, मतलब जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो कितना है 28,80,000 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? इशू प्राइस। क्यों यहाँ पर इशू प्राइस होता है? इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग उनको शेयर में पे करें तो हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपको मुझे 120 रुपीज देना पड़ता, क्योंकि प्रीमियम पे हो रहा है, तो 120 हो गया एक एक शेयर का वैल्यू। मतलब अगर आप 120 रुपीज मेरे से ले रहे हो तो इसके बदले एक शेयर ले रहे हो, ठीक है। तो अगर मुझे आपको 28,80,000 देना है तो मुझे कितना सारा शेयर्स आपको देना पड़ेगा? तो डिवाइडेड बाय हमेशा ये क्या हो जाएगा? इशू प्राइस, ठीक है। अब इशू प्राइस डिस्काउंट है, प्रीमियम है, कैसा है, उस तरह से होगा। तो 28,80,000 डिवाइडेड बाय 120 देखते हैं। 24,000, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। चेक करते हैं। हाँ, 24,000 होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51। देखो क्या बोल रहा है। एक्स लिमिटेड हैज 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज, ये रुपीज है एक्चुअली, ठीक है, रुपीज 100 ईच। कॉल्स इन एरियर है 100 प्रेफरेंस शेयर्स। कॉल्स इन एरियर और 100 प्रेफरेंस शेयर इज
2000. Securities premium account, reserve fund, profit and loss account had a balance of 12,000, 29,600, 10,000. It was decided to redeem preference share at a premium of 20% by issue of sufficient number of equity shares of 10 each, subject to leaving balance of 10,000 in reserve fund. अच्छा, हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, सॉरी इक्विटी शेयर इशू करेंगे, लेकिन 10,000 रिजर्व फंड में रख देना है. रिजर्व फंड का जो वैल्यू है वो है ये वाला 29,600. इसमें हम लोग कितना यूज कर सकते हैं, 19,600 तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है यहाँ पर हमेशा 10,000 बैलेंस रख के हमें यूटिलाइज करना है. ठीक है. फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 20,000, ये बेच दिया गया 18,000 में, तो यहाँ लॉस हो गया. अब लॉस हुआ तो पीएल कम हो जाएगा. ऑल पेमेंट्स वेर मेड एक्सेप्ट टू होल्डर्स ऑफ 50 शेयर्स हु कैन नॉट बी ट्रेस्ड. ठीक है. सारे पेमेंट दे दिए गए, सिर्फ 50 शेयर होल्डर्स है जिनको ट्रेस नहीं किया गया, उनको पेमेंट नहीं दिया गया. हाउ मच इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड टू गिव इफेक्ट टू द अबव ट्रांजैक्शन. ठीक है. तो हमें कितना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा. देखो कैसे होगा. पहले बोला है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिख लेते हैं. नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है. नॉमिनल वैल्यू कितना है, 1000 प्रेफरेंस शेयर्स, कॉल्सिन एरिया ऑन 100, 2000. अच्छा, 1100 वाला है प्रेफरेंस शेयर. ठीक है. तो उसमें से अगर ये देखो 1100 वाला है, लेकिन जो कॉल्सिन एरियर है उनको तो हम लोग कैपिटल रीबैक नहीं करेंगे, तो कॉल्सिन एरियर लेस करना पड़ेगा 2000 रुपीज. ठीक है. ये हो गया 1 लाख माइनस 2000, 98,000. Callsin area on 100 preference share is 2 lakh. Securities premium, एक मिनट, यहाँ पर तो ठीक है, देखते हैं. यहाँ पर बोल रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है, लिख लेते हैं. रिजर्व का कंडीशन देख लेते हैं क्या है, यहाँ पर लिखते हैं. अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में है हम लोगों के पास 12,000. इसका यूज होना चाहिए प्रीमियम पे करने के लिए. ठीक है. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यहाँ से पे होना चाहिए. अच्छा, उसके बाद कुछ बचेगा तो रख लेंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद है रिजर्व फंड. रिजर्व फंड में कितना है, रिजर्व फंड में है हम लोगों का 29,600, बट इसमें से रेस्ट्रिक्टेड है कुछ अमाउंट. ठीक है. कितना अमाउंट रखना पड़ेगा, यहाँ पर 20,000 कहाँ चला गया, ये रहा 10,000. ठीक है. तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड कितना हो गया 10,000, यानी हम लोग प्रेफरेंस शेयर के लिए 19,600 का ही यूज कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर पीएल. पीएल में है 10,000. अच्छा, तो पीएल लिख लेते हैं. अब इसका कंडीशन देखते हैं. इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. 20% प्रीमियम में रिडीम होगा, तो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख का 20% 20,000 हो जाएगा, है ना. लेकिन 1 लाख तो हम लोग रिडीम नहीं कर रहे हैं. अच्छा, ये चीज भी तो हमें देखना चाहिए. 1,000 में से अगर 100 पर्सन ने नहीं दिया है तो कितने लोगों का रिडम्पशन हो रहा है, -100 कर लेते हैं. 900. ठीक है. 900 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग रिडीम करेंगे. ठीक है. तो 900, एक काम करते हैं, इस तरह से ही मुझे लिखना चाहिए. ये देखो, ये तो कॉल्सिन एरियर माइनस कर दिया मैंने, ऐसे नहीं होगा. देखो, हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि कितने प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग रिडीम कर रहे हैं. तो उसका ये कैलकुलेशन गलत हो जा रहा है ना. ये हम लोग ये कैलकुलेट करें कितना पेड अप कैपिटल है, हमें देखना पड़ेगा कि कितना फुल्ली पेड अप है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम लोगों के पास 1000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, जिसमें से 100 पर्सन ने, मतलब 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो जिन्होंने नहीं दिया उनका रिडेम्पशन नहीं होगा, बाकियों का होगा. तो ये इनटू जिनका होगा उनको कितना करके मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू 100 करके मिलेगा. तो ये हो गया 900, है ना. 1000 माइनस 100, ये देखो 1000 माइनस 100, 900 इंटू 100, तो 90,000.
ये हो जाएगा, ठीक है। 90,000 वो क्या हो जा रहा था, उसमें गलत क्यों हो रहा था, वहां पर हम लोग जो 2,000 रुपीज है ना वो ले रहे थे। वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों का पेड अप कैपिटल कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन हमें तो नॉमिनल वैल्यू पता करना है जो कि फुल्ली पेड अप है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि प्रीमियम कितना होगा। तो 90,000 का रिडीम होगा, तो 90,000 का प्रीमियम कितना होना चाहिए, चेक करते हैं। प्रीमियम 20%, इस पे 20% 18,000 हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम हो जाएगा 18,000। अब देखते हैं प्रीमियम में है कितना, 12,000 है, तो पूरा 12,000 यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम तो खाली हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी हमारा 6,000 जो है वो कम हो रहा है। तो 6,000 हम लोग कहाँ से यूज कर सकते हैं, हम लोग पीएल से यूज कर सकते हैं, रिजर्व फंड से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 6,000 भी हमें यूज करना पड़ेगा, तो 6,000 हम लोग पीएल से यूज कर लेते हैं। चलो यहाँ पर लेस कर लेते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 6,000 यूज कर लिया, तो बचा कितना, 4,000। अच्छा, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला था कि सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना है, 10 इज सब्जेक्ट टू लिविंग बैलेंस ऑफ 10,000 इन रिजर्व फंड, वो तो एडजस्ट करके दिखाया है मैंने। फिक्स्ड एसेट में लॉस हुआ है 2,000 का, तो यहाँ पर लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट कर लेते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट का लॉस हुआ है बेच के कितना, 2,000, तो ये तो पीएल से ही एडजस्ट होना चाहिए। तो पीएल में कितना बचा, फिर पीएल में बचेगा 38,000, ठीक है। पीएल में 38,000 बच रहा है। अच्छा, और तो यहाँ पर कुछ नहीं है। ऑल पेमेंट्स वेर मेड एक्सेप्ट टू द होल्डर 50 जिनको ट्रेस नहीं किया गया। अच्छा, ठीक है। तो अब हमारे पास यूटिलाइज कितना हो सकता है, तो यूटिलाइज हो सकता है यहाँ पर 38,000 ये वाला, ठीक है। कितना पड़ा हुआ है 38,000, ये तो खाली हो गया। यहाँ पर पड़ा हुआ है 19,600, तो ये हो गया 38,000 प्लस 19,600, इतना हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। 57,600 हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोगों का रिजर्व फंड से। 57,600 यही हुआ, तो एक बार देख लेते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम खाली हो गया, रिजर्व फंड में रेस्ट्रिक्टेड हो गया 10,000, तो यूटिलाइज कर सकते हैं 19,600। अच्छा, 19,600, और इधर यूटिलाइज कर सकते हैं 38,000। हाँ, ठीक है, तो 57,600 हम लोग प्रॉफिट से यूटिलाइज कर सकते हैं। 57,600, तो बाकी का हमें इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा 32,400, ठीक है। तो 32,400 हो रहा है, और एक एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है एक एक इक्विटी शेयर का वैल्यू है हम लोग का 10, तो डिवाइडेड बाई 10 कर लो, यानी 3240 इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं 3240 ऑप्शन में है कि नहीं। अच्छा, 3240 ऑप्शन में नहीं है, तब तो कुछ गलत हो गया होगा। ओ अच्छा, 50 शेयर होल्डर्स को हम लोग नहीं पे करेंगे ना, वो भी तो हमें काउंट करना था कि हम लोग 50 शेयर होल्डर को नहीं पे कर पा रहे हैं, वो ट्रेस्ड नहीं हुए। अच्छा, तो इसका क्या करना पड़ेगा, पहले देख लेते हैं। 90,000 हो रहा है, पीएल में कितना बच रहा है, पीएल में, अच्छा यहाँ एक कैलकुलेशन दिया है जो बोल रहे पीएल में कुछ बचा ही नहीं, क्यों, ऐसा क्यों। 10,000 माइनस 6,000, ओ ये मैंने 40,000 लिख लिया, देखो तभी ना गलत हुआ। ये हो जाएगा 4,000, ठीक है। 4,000 में से 2,000 डिडक्ट हो गया, ये कितना बन जाएगा 2,000। मतलब पीएल का बैलेंस कितना बचा, ये देखो, ये पीएल का बैलेंस है। प्रॉफिट में था 10,000, रिडम्पशन प्रीमियम के लिए हम लोगों ने 6,000 यूटिलाइज किया, क्यों किया, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, इनसफिशिएंट था, क्योंकि प्रीमियम हो रहा था 18,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से देने के बाद हम लोगों ने पीएल का यूटिलाइजेशन किया, तो पीएल में बचा सिर्फ और सिर्फ 2,000, ठीक है। और जो हम लोग का रिजर्व फंड था वो रेस्ट्रिक्टेड था, वो 10,000 यूटिलाइज नहीं कर सकते, बाकी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 19,600 प्लस 2,000, ठीक है।
इतना हम लोग प्रॉफिट से यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि हुआ 21,600। अब देखते हैं हो रहा है कि नहीं। माइनस 90,000, तो ये हो गया 68,400। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देते। ये गलत लिख दिया था, मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया था। 68,400, 68,400 डिवाइडेड बाई 10, 6840। और यहाँ पर कितना आया, ये 2,000 और 19,600, मतलब 21,600। ठीक है, 21,600, 21,600 प्रॉफिट ऐसा है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं रिडेम्पशन के लिए। तो बाकी के लिए हमें फ्रेश इशू करना पड़ेगा, बाकी अमाउंट के लिए, और एक एक फ्रेश इशू 10 रुपीज में होगा। तो 6840 आंसर हो जाएगा। ये देखो 6840। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोला है देखो। ऑन 30 जून 2019 लिमिटेड, मतलब कुछ कंपनी का नाम था, हैज 6,750 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू। द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 30th September 2019। टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स इट वाज डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर at 11 per share payable as follows: 2 on application, 3.5 including premium on allotment and balance as on call money. Issue of equity shares were fully subscribed and allotment was made on 1st September. Amount due on allotment received by 25th of September. Company does not have any free reserve. How many equity shares should be issued by the company का नाम जो है to make the fund available for redemption of preference share। तो कंपनी के पास किसी तरह का फ्री रिजर्व नहीं है, कंपनी का कितना सारा इक्विटी शेयर इशू होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि कंपनी कितना जो है इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना लगा रही है। तो कंपनी का इक्विटी शेयर का वैल्यू देखो, कंपनी बोल रही है कि एप्लीकेशन में 2 रुपीज ले लेंगे, इक्विटी शेयर का प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा, प्रीमियम को मिला के 3.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2.5 3.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। बट प्रीमियम कितना है वो भी तो देखना पड़ेगा। देखते हैं कितना है, यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। ये देखो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू कितना होगा ये चेक करते हैं पहले। नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू बोल रहे हैं, सॉरी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6,750 इंटू 100, मतलब 00, 6,75,000 का हमारे पास मतलब अमाउंट होना चाहिए। अब चाहे सीआरआर बनाओ, मतलब प्रॉफिट से यूज करो, चाहे फ्रेश इशू करो। अब साफ साफ क्वेश्चन में बता दिया है कि इनके पास किसी तरह का प्रॉफिट है नहीं, जो भी करना है फ्रेश इशू करना है। तो फ्रेश इशू का हमें क्या पता करना पड़ेगा, सिंपल हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूछा है कि कितने सारे फ्रेश इशूज होने चाहिए। तो हमें कितना करना पड़ेगा, 6 लाख, ये हो गया 6,75,000, 6,75,000 डिवाइडेड बाई हमें लेना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू। तो हमें शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू चेक करना पड़ेगा। और ये देखो, टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स इट वाज डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर 11 पर शेयर। अब 11 पर शेयर बोला है तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें प्रीमियम कितना है। तो इक्विटी शेयर नॉर्मली 10 का होता है, तो प्रीमियम 1 रुपया होगा, और प्रीमियम यहाँ इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन पे 2, और जो अलॉटमेंट में है विदाउट प्रीमियम हो जाएगा 2.50। ठीक है, अच्छा बस इतना ही बोला है, तो इतना ही रिसीव होगा। अब यहाँ पर आगे भी बोला है, देखो, इशू ऑफ द इक्विटी शेयर वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1st September 2019। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड बाय 25th September। कंपनी डज नॉट हैव एनी फ्री रिजर्व। हाउ मेनी इक्विटी शेयर शुड बी इशूड बाय द कंपनी लिमिटेड टू मेक द फंड्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब कंपनी का यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू हुआ है 4.50। ठीक है, तो इसे हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4.50। देखो, वैसे नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज होता है, यहाँ हम लोग प्रीमियम नहीं ले सकते, लेकिन कंपनी ने जितना कॉल किया है फिलहाल उतने से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉल्स जो है वो अभी भी क्या है, अनकॉल्ड है। ठीक है, कुछ अमाउंट अनकॉल्ड है। कितना,
लगभग 5.50 है ना, लगभग 5.50 अनकॉल्ड है, वो कॉल्स का होगा, ठीक है। कॉल्स मनी जो है ये देखो, एंड द बैलेंस एज कॉल मनी, ये कब लिया जाएगा, 1/1/2020 में लिया जाएगा, ठीक है। ये अभी नहीं लिया जा रहा है, ये 1/1/2020 में लिया जाएगा, और ये 30 जून का बात है, ठीक है। तो अभी हमारा 4.50 है, तो इसी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा अगर अनकॉल्ड है तो। अब डिवाइड करके देखते हैं, 6,75,000 डिवाइडेड बाई 4.50। 1,50,000 हो रहा है, ठीक है। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ेगा, ये देखो। अगर हमें पूरा कॉल नहीं करना है तो फिलहाल हमें 1,50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास किसी तरह का रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो एक ही पैटर्न में ही हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 53 यहाँ पर क्या बोला है, लेजर अकाउंट ऑफ एमएन लिमिटेड शो द फॉलोइंग बैलेंसेस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतना दिख रहा है, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएल। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 each as 100 each is to be made टू फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के लिए मिनिमम कितना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन कितना है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन हो रहा है, ये देखो 5 लाख, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन हो गया 5 लाख। अब पीएल से हम लोग कितना कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। अब क्या ये प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, हम लोग जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हैं, पीएल को यूज कर सकते हैं। रिडेम्पशन 10% प्रीमियम पे हो रहा है, तो 5 लाख का 10% यानी 50,000 होता है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम पे 1 लाख है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही पूरा प्रीमियम का रिडेम्पशन हो जाएगा, और इसका बैलेंस 50,000 लेस होके बचेगा 50,000, ठीक है। 50,000 ही बचेगा। तो हम लोग क्या क्या देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं बोला है कि कितना हम लोग प्रॉफिट, सॉरी, हमें यहाँ पर ये नहीं बोला है कि हम लोगों को प्रॉफिट यूटिलाइज करना है कि नहीं करना है, मतलब कंबाइंडली दो मेथड का यूज करना है या फिर किसी एक मेथड का। हमें यहाँ पर बोला है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेश इशू करना पड़ेगा। तो हमें अगर प्रॉफिट का डिटेल्स दिया है तो हम लोग प्रॉफिट यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट से अगर सफिशिएंट नहीं होता है तो बाकी अमाउंट के लिए फ्रेश इशू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कौन कौन सा प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, पीएल यूज करते हैं पहले, ठीक है। पीएल 1 लाख है, तो पीएल से हम लोग सीआरआर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनरल रिजर्व भी था, जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं 2 लाख का, ये भी यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, पीएल यूज कर लिया, जनरल रिजर्व यूज कर लिया, और क्या है, और है हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम है 50,000। अच्छा, और यहाँ पर है हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन यूज नहीं होगा सीआरआर क्रिएट के लिए, तो ये इसका यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व भी नहीं होगा क्योंकि ये फ्री रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पर 3 लाख होगा, 3 लाख हम लोग फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं रिडेम्पशन के लिए, तो बचा कितना, 2 लाख। अब ये 2 लाख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इशू करना पड़ेगा, और एक एक शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज, ठीक है। यानी 2,000 हमें शेयर्स इशू करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व का यहाँ पर कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व तो सीआरआर क्रिएट के काम होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो फ्री रिजर्व से बनता है। तो 2,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें फ्रेशली इशू करने पड़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या बोला है 54 नंबर में, एक्सट्रैक्ट ऑफ द लेजर ऑफ कल्पना लिमिटेड इंक्लूड्स द फॉलोइंग: 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अंडर द टर्म्स ऑफ इशू, द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, द डायरेक्टर डिजायर्स टू मेक ए मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर। मिनिमम करना चाहते हैं, मतलब अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट यूटिलाइज करो, और जितना कम हो सके कम से कम फ्रेश इशू करना चाहिए, ठीक है। और ये है एट ए प्रीमियम ऑफ 5% ऑफ रिडेम्पशन पर्पस, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन क्या है प्रेफरेंस शेयर का, ये है 2 लाख, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे रिडीम होगा, ये रिडीम होगा 10% प्रीमियम पे, यानी 20,000, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में लेकिन 12,000 है। ये चीज हमें इसीलिए देखना चाहिए, कहीं हमारा फ्री रिजर्व तो यूज नहीं हो रहा है प्रीमियम को रिडीम करने के लिए, यहाँ पर होगा, क्योंकि 20% 10% यानी 20,000 प्रीमियम है, जबकि सिक्योरिटीज प्रीमियम में 12,000 ही है। पूरा 12,000 यूटिलाइज हो गया, फिर भी प्रीमियम का पैसा रिडीम नहीं होगा, 8,000 हमें और भी यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग सरप्लस से करेंगे, सरप्लस से अगर 8,000 प्रीमियम के लिए यूज होगा तो बचा कितना, 30
32,000, ठीक है, 32,000 बचेगा और ये 32,000 हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे सीआरआर क्रिएट करने के लिए। बाकी और तो कुछ है नहीं फ्री रिजर्व, ठीक है, तो इसका मतलब बाकी फ्रेश इशू करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस करने पे 1,68,000, ठीक है। तो ऐसा फ्रेश इशू हमें करना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट इतना पैसा रेज हो। और फ्रेश इशू का प्राइस कितना है 10 करके, तो डिवाइडेड बाय 10 कर लो, तो 16,800 ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों देख रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इसीलिए देख रहा है कि प्रीमियम का पैसा अगर सफिशियंट नहीं होगा तो फिर हमारा रिजर्व, फ्री रिजर्व को यूज करना पड़ेगा ना प्रीमियम रीपे करने के लिए, इसीलिए वो देखना जरूरी है। तो 16,800 यानी ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर क्या बोला है, फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ वाई लिमिटेड 9% प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा डिजिट का प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिजिट का प्रॉब्लम है, ये डिजिट का प्रॉब्लम ठीक करना पड़ेगा तब जाके होगा। अच्छा, ये और एक है 56, 57 और कितना सारा है 59, 60, अच्छा काफी सारे हैं, 60 तक है। लेकिन इसमें मुझे पता है इसमें थोड़ा सा डिजिट का प्रॉब्लम है, इसे सही करना पड़ेगा, मैंने अभी तक इसको करेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो इसको करेक्ट करेंगे 55 वाला, तब हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। अभी इसीलिए ये सेम ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तुम लोग भी चाहो तो देख के एक बार समझ सकते हो, वो जीरो का थोड़ा सा इश्यूज है, बाकी क्वेश्चन तुम लोग चाहो तो करके एक बार देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं ये वाला, देखो 56, यहाँ पर क्या बोला है, Following are the details of PQR Limited 12% preference share capital surplus bank balance. In order to facilitate the redemption of preference share at a premium of 10%, the company decide to sell investment 18,500 for 15,000. यानी लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट बेच के, तो पीएल कम होगा। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लीविंग ए बैंक बैलेंस 12,000। अब बैंक में 12,000 भी रखना है। और क्या बोला है, टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50 एट a प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें यहाँ पर आंसर इस तरह से दे दिया है, ये आंसर ऑप्शन जो है एक ही दे रखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एक्चुअली क्वेश्चन हमें ये पूछना चाह रहा है कि हमें कितने सारे इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन हम करके दिखा रहे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 56, कितना सारा हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, यही पूछा है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, प्रेफरेंस शेयर का पहले नॉमिनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम, नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा 65,000। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर सरप्लस है, बैंक बैलेंस है, प्रीमियम पे रिडीम होगा, ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम कितना है, अच्छा प्रीमियम तो कुछ नहीं बोला है, फैसिलिटेट रिडेम्पशन ऑफ, अच्छा हाँ 10% बोला है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10%, तो 65,000 का 10% यानी 6,500, ठीक है। अच्छा, आगे देखते, सरप्लस है 10,000, बैंक बैलेंस है 31,000। अब रिडेम्पशन करने के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग एक बैंक अकाउंट बनाते हैं क्योंकि हमारे पास बैंक का डिटेल्स है, ठीक है। तो देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हमारा आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया है तो उसका आंसर हो जाएगा बाई बैंक, जितने में बेचा है, कितने में बेच दिया है 15,000 में, ठीक है, 15,000 में इन्वेस्टमेंट बेच दिया है। अच्छा, बाई बैंक क्यों होगा, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट होगा ना, तो यहाँ पर लिखते हैं टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट ये हो गया 15,000, ठीक है। और इनके पास बैंक में बैलेंस पहले से कितना है ये देखो, तो यहाँ पर 12,000 रखने के लिए बोला है और 31,000 पहले से है, तो टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 31,000 पहले से हमारे पास बैंक में पैसा था और भी इन्वेस्टमेंट बेच के 15,000 आया, हमें क्लोजिंग में रखना कितना है वो हमें बता दिया है, मतलब 12,000 रख के ही हम लोग पैसा यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है कि सरप्लस 10,000 था और प्रीमियम कितना चाहिए था, प्रीमियम 6,500, ठीक है, तो सरप्लस से हम लोग प्रीमियम पे कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि मिनिमम इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। अच्छा, अब जब हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे तो हमें टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, ये देखो टोटल पेमेंट,
तो हमें नॉमिनल वैल्यू भी देना पड़ेगा, प्रीमियम भी देना पड़ेगा, यानी इन दोनों का टोटल। तो 005 71,500, हमें टोटल 71,500 हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, और उसका एंट्री हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाई हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अमाउंट में देखेंगे तो प्रीमियम के साथ ही होगा, 71,500 पे करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें 12,000 रखना पड़ेगा, 31,000 है हमारे पास और इधर 15,000 है, तो हमारा कितना डेफिसिट हो रहा है चेक करते हैं। ये देखो हमें 83,500 चाहिए, क्यों? क्योंकि 71,500 पे करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को 12,000 रखना पड़ेगा, 83,500 हमें चाहिए, और हम लोगों के पास है कितना? 31 और 15,000 माइनस कर लेते हैं। ये देखो 31,000 प्लस 15,000 माइनस 83,500, तो हम लोगों के पास पैसा होना चाहिए 37,500, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास तो 37,500 का हम लोग क्या करेंगे? इक्विटी शेयर इशू करेंगे, जिसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल ये इतना हो जाएगा, एक्चुअली ये इक्विटी शेयर लिखेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर जो है ये इसीलिए लिखेंगे क्योंकि ये प्रीमियम पे इशू होगा, ये जो इक्विटी शेयर है ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो जब पैसा रिसीव होता है, बैंक अकाउंट डेबिट जब होता है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन दोनों का अमाउंट अलग लिख के इसको टोटल दिखाएंगे। अगर 37,500 हम लोग टोटल में रिसीव कर रहे हैं, करना पड़ेगा हमें, तभी हम लोग जो है अपना रिडम्शन प्रॉपरली कर पाएंगे। और इसका इशू प्राइस कितना हो रहा है देखो, 50 जो है शेयर और 10 रुपीज जो है इसका पर वैल्यू एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, यानी 60 रुपीज टोटल हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग 60 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, बैंक बैलेंस के थ्रू से कर रहे हैं, कैश के थ्रू से कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें 37,500 चाहिए, और अगर हम लोगों ने एक एक शेयर 60 रुपीज का किया है, तो हम लोग 37,500 जो रेज किया है डिवाइडेड बाई 60 करने से पता चल जाएगा कि कितना सारा शेयर्स इशू किया है। 37,500 डिवाइडेड बाई 60, तो 625, इसका मतलब 625 शेयर्स इशू किया है। तो कैपिटल में कितना जाएगा? 625 इंटू कैपिटल का वैल्यू कितना रखा है इन लोगों ने? 50, तो ये हो जाएगा 50, और 625 इंटू 10 ये प्रीमियम में चला जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा 6250, ठीक है। और कैपिटल हो जाएगा 625 इंटू 50 कर लेते हैं, तो ये हो गया 31,250, 31,250, और दोनों मिला के 37,500, ठीक है। अब हम लोग का आंसर जो है, यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में क्या किया है ना, यहाँ पर क्वेश्चन ठीक तरीके से पूछा नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट है थोड़ा सा। तो एक्चुअली यही पूछा है कि कितना सारा इक्विटी शेयर हमें इशू करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू हो जाएगा 625, ठीक है। तो इस तरह से करना पड़ेगा। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 56। अच्छा, अभी काफी सारा क्वेश्चन है, तो ये 57 से हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। कितना सारा है एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं है, 57 से 60 तक हमें करना पड़ेगा, मतलब इधर 3 क्वेश्चन है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहा, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है देखना पड़ेगा, समझ में नहीं आया। और ये 55 वाला जो है, इसमें जीरो का इश्यूज है, वो जीरो का इश्यूज जो है वो ठीक कर लेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तुम लोग देख सकते हो, जैसा अभी किया है ना, जितने भी सम्स उसी तरह से अलग अलग पैटर्न में है। तो प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नेक्स्ट दिन तो हम लोग का कंप्लीट होगा ही होगा। 3 क्वेश्चन इधर और उधर 2 क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है, और हम लोग दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।